डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको यूकैरियोटिक सेल का एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेल्स जिसको बोला जाता है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में बताने जा रहा हूँ। व्हाट इज इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम? एक्चुअली इंडोप्लाज्मिक का मतलब होता है इंडो मीन्स इनसाइड, एंड प्लाज्मिक मतलब प्लाज्मा, प्लाज्मिक मतलब प्लाज्मा दैट इज साइटोप्लाज्म, प्लाज्मा या कि साइटोप्लाज्म, एंड रेटिकुलम मीन्स नेटवर्क। तो सेल के अंदर साइटोप्लाज्मिक पार्ट में एक ट्यूबुलर नेटवर्क है जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से इमर्ज करता है और सेल मेम्ब्रेन में जाके एंड कर जाता है। दिस टीनी ट्यूबुलर नेटवर्क present or scattered inside the cytoplasmic part of the cell is called endoplasmic reticulum. Actually endoplasmic reticulum को सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था कीथ पोर्टर। इन्होंने इनको फाइनली ऑब्जर्व किया और इनका नाम भी इन्होंने दिया था, पोर्टर साहब ने। ये एक बायोलॉजिस्ट थे। यानी अब मैं आपको बताऊं कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किसी भी प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं पाया जाता। इट इज नॉट फाउंड इन एनी प्रोकैरियोटिक सेल। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम is a membrane bond structure, so it is found only in case of eukaryotic cell. जितने भी यूकैरियोटिक सेल्स हैं सबों में इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाता है। कुछ केसेस को छोड़कर, कुछ एक्सेप्शनल केस है जिसमें इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं होता है। तो जिसमें जिसमें नहीं पाया जाता है उसका मैं नाम आपको बता दूं। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज एब्सेंट किसमें? तो नंबर 1 आप लिखेंगे आरबीसी ऑफ मेमल। मेमल के आरबीसी में भी नहीं होता। दूसरा एग में, एंड थर्ड एम्ब्रियोनिक सेल। एम्ब्रियोनिक सेल लैक इन, ये तीनों में क्या होता है? एब्सेंट होता है। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम is absent in RBC of mammal, egg and embryonic cell. In case of spermatozoa, it is also poorly developed. स्पर्मेटोजोआ में क्या होता है कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज पुअरली डेवलप्ड, नहीं, बहुत कम ही यह डेवलप करता है। तो ये हो गया अकरेंस ऑफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट हाउ डज द फॉर्मेशन ऑफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम टेक्स प्लेस। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनता कैसे है? एक्चुअली इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो कंपोनेंट है, जब उसका स्ट्रक्चर हम लोग देखेंगे तो फॉलोइंग आर द इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड दैट कंपोनेंट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इंटायर स्ट्रक्चर ऑफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो पहले आप जान लीजिए कि सपोज करो कि ये सेल है। द सेल इज सराउंडेड बाय सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन से घिरा हुआ है। इसी तरह दिस इज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन,
ये हो गया न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो कंपोनेंट होते हैं तो वो कंपोनेंट है सिस्टर्ना, सिस्टर्नी बोलो चूंकि बहुत सारे होते हैं सिस्टर्ना, ट्यूबुल्स एंड वेसिकल्स। These are the component of endoplasmic reticulum। तो ये जो वेसिकल्स है, ये छोटा छोटा यहां से वेसिकल्स टूटता है और आपस में जुट करके इस सिस्टर्ना का फॉर्मेशन करता है। These are the सिस्टर्ना। इस तरह से यह बनाता है और ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है और इसी से रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम न्यूक्लियस के नजदीक में होता है। तो यह न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का जो आउटर मेम्ब्रेन है इसी का एक्सटेंशन है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इट इज द एक्सटेंशन ऑफ द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो न्यूक्लियस के नजदीक में है उसमें ग्रेनुलर स्ट्रक्चर दिखाई पड़ता है। दीज आर राइबोसोम्स, राइबोसोम। और इसी राइबोसोम के कारण इसका सरफेस रफ हो जाता है एंड दिस इज सेड टू बी द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है। और जब इसी से जब यह सेल मेम्ब्रेन की तरफ धीरे 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 बढ़ता है तो इसका राइबोसोम डिटैच हो जाता है। इसको बोलते हैं डीग्रेनुलेशन। तो धीरे धीरे यह छूटता है, लॉस ऑफ राइबोसोम होता है और जिसके कारण यही रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फॉर्मेशन होता है। फाइनली यह अटैच कर जाता है सेल मेम्ब्रेन से, सेल मेम्ब्रेन से। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम is a network of teeny tubules which start or emerge from nuclear membrane and ends into the cell membrane. Near the nuclear membrane, the outer surface of the endoplasmic reticulum bears ribosome. Hence, it is said to be the rough endoplasmic reticulum. And towards the peripheral part, the ribosomes detach from the outer surface and it turn into smooth endoplasmic reticulum। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यही स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बदल जाता है। तो हम कह सकते हैं कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वो सेंट्रल टुवर्ड्स द न्यूक्लियस की तरफ होता है और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम टुवर्ड्स द पेरिफेरल पार्ट, पेरिफेरी और सेल मेम्ब्रेन की तरफ होता है। अब यहां एक चीज देखने की बात क्या है कि द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डिवाइड द इंट्रासेलुलर पार्ट ऑफ द सेल इनटू टू कंपार्टमेंट। दो कंपार्टमेंट में बांट देता है। क्या कि एक चूंकि है इसके अंदर में लुमेन है तो जो कंपार्टमेंट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर है इसको बोलते हैं लुमिनल, लुमिनल स्पेस, लुमिनल स्पेस। और जो इसके बाहर है इसको बोलते हैं एक्स्ट्रा, यानी कि साइटोप्लाज्मिक पार्ट को बोलते हैं। ये जो साइटोप्लाज्मिक पार्ट है दिस इज सेड टू बी द एक्स्ट्रा लुमिनल, एक्स्ट्रा लुमिनल स्पेस है नहीं। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डिवाइड द इंट्रासेलुलर स्ट्रक्चर इनटू टू कंपार्टमेंट, लुमिनल एंड एक्स्ट्रा लुमिनल। अब बहुत सारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, एक तो होता है नहीं, बहुत सारा होता है। सेल टू सेल वेरी करता है, इसमें बहुत सारे इसके नंबर्स होते हैं। तो मैं इस तरह यदि स्ट्रक्चर बना दूं तो ये चारों तरफ से एक स्केलेटल सिस्टम डेवलप करता है जिसको बोलते हैं साइटोस्केलेटल सिस्टम ऑफ द सेल। तो सेल को रिजिड बनाने के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है क्या, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इट प्रोवाइड रिजिडिटी। यही कारण देखो आरबीसी में नहीं होता है, क्योंकि आरबीसी को ब्लड वेसल्स में बहना होता है, चलना होता है, मूवमेंट होता है। तो यदि उसका स्ट्रक्चर रिजिड होगा तो फाइन कैपिलरीज में वो जा नहीं पाएगा।
इसलिए वो सॉफ्ट होता है और वो अपने साइज को बड़ा छोटा कर सकता है। लेकिन यदि जिसमें भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो सेल का स्ट्रक्चर काफी रिजिड होता है और उसका एक शेप होता है। तो इट प्रोवाइड द साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर ऑफ द सेल। अब हम लोग देखते हैं कि कंपोनेंट्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्या क्या कंपोनेंट है इसका। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ये जो कंपोनेंट है तो सिस्टर्ना, तो सिस्टर्ना आर लॉन्ग अनब्रांच्ड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स। इस तरह का यह ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है एंड इसका दोनों एंड क्लोज होता है, बिल्कुल यह क्लोज सैक लाइक स्ट्रक्चर है, सेकुलर स्ट्रक्चर, इट इज लॉन्ग ट्यूबुलर स्ट्रक्चर एंड many cisterna arranged parallelly to form a stack। स्टैक मतलब होता है जैसे बोरा वगैरह एक के ऊपर दूसरा रखते हैं तो छल्ली लग जाता है, उसी तरह यह एक के ऊपर दूसरा सिस्टर्ना ओवरलैप रहता है और इसको हम लोग बोलते हैं स्टैक। और सिस्टर्ना में राइबोसोम्स लगे होते हैं, इसके दोनों फेस पर ये राइबोसोम है एंड इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यह रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाता है। देखो इस तरह से हम लोग बनाएंगे। दिस आर द ग्रेनुलर स्ट्रक्चर कॉल्ड राइबोसोम। ये जो राइबोसोम है तो चूंकि मैं आगे वीडियो में राइबोसोम पढ़ाया हूं, तो राइबोसोम में क्या होता है कि दो यूनिट होते हैं, एक होते हैं स्मॉल यूनिट और लार्ज यूनिट। दैट इज प्रोकैरियोटिक है तो 70s है, 70s में आपका 50s एंड 30s। तो राइबोसोम जो अटैच होता है किसे, इस सिस्टर्ना से, तो वो लार्जर यूनिट से होता है और इसके लिए एक ग्लाइकोप्रोटीन होता है। दिस इज सेड विद राइबोफोरिन्स, उसको बोलते हैं राइबोफोरिन्स। तो राइबोफोरिन्स का टू टाइप होता है, टाइप 1 एंड टाइप 2। द राइबोफोरिन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द अटैचमेंट ऑफ राइबोसोम ऑन द सरफेस ऑफ सिस्टर्ना, सिस्टर्ना के सरफेस पर। लेकिन जो अटैचमेंट होता है वो उसका लार्ज यूनिट का होता है, स्मॉल यूनिट से लार्जर यूनिट अटैच्ड करता है इससे। तो दिस इज द सिस्टर्ना और इसका डायमीटर होता है 40 to 50 माइक्रोमीटर। हर एक सिस्टर्ना का डायमीटर होता है। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ सिस्टर्ना। द सेकेंड स्ट्रक्चर इज द टिबुल्स। तो टिबुल्स एक्चुअली क्या होता है, टिबुल्स आर ब्रांच्ड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर like this. Tubules are branched structures and along with tubules. The tubules are branched structure and along with cisterna and vesicles it forms a complex network. And tubules are generally found in the peripheral part of the cell and in most of the cell tubules are found. सभी सेल में tubules पाया जाता है। सभी सेल्स में सिस्टर्ना होंगे कोई जरूरी नहीं है, लेकिन tubules are found in most of the cells। सभी सेल्स में ये tubules पाया जाता है and tubules are responsible for the formation of smooth endoplasmic reticulum and generally they are found in the peripheral part of the cell। यह सेल के पेरिफेरल पार्ट में पाया जाता है tubules। अब है vesicles। तो vesicles are also round और oval in shape। इसका शेप राउंड और ओवल होता है एंड इसका डायमीटर 50 to 190 माइक्रोमीटर तक होता है, माइक्रोमीटर तक होता है, 50 to 190 माइक्रोमीटर। तो इस तरह ये तीनों कंपोनेंट मिलकर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फॉर्मेशन होता है। अब हम लोग देखेंगे कि रफ ऑन द बेसिस ऑफ
प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ राइबोसोम्स, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को दो पार्ट में बांटा गया है, टाइप्स ऑफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का दो टाइप होता है, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम RER एंड स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ऐसा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसके आउटर सरफेस पर राइबोसोम लगा हो, दे आर सेड टू बी द रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंड जिसके सरफेस पर राइबोसोम नहीं हो, यानी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स विदाउट राइबोसोम आर सेड टू द स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब कौन कौन सा सेल है किसमें स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाता है और किसमें रफ इंडोप्लाज्मिक पाया जाता है, ये जानना बहुत जरूरी है। तो स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स आर फाउंड इन एडिपोज टिश्यू। भले कहां कहां पाया जाता है मैं ये बता दूं कि स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स आर फाउंड इन एडिपोज टिश्यू, ब्राउन फैट सेल्स, एड्रेनो cortical cells and interstitial cells of testis and corpus luteum of ovary। और फिर ये हो गया एडिपोज टिश्यू, ब्राउन फैट सेल्स, एडेनोकॉर्टिकल सेल, इंटरस्टिशियल सेल्स ऑफ टेस्टिस एंड कॉर्पस ल्यूटियम ऑफ ओवरी एंड रेटिनल पिगमेंटेड सेल्स, मेबोमियन सेल्स। ये सब सेल्स में स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाता है बिकॉज दे परफॉर्म वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शंस लाइक द ग्लाइकोजेनोलाइसिस, ग्लाइकोनियोजेनेसिस और लिपिड फॉर्मेशन, ये सब तरह का डिटॉक्सिफिकेशन, ये सब तरह का काम ये करता है। तो ये सब इन सभी टिश्यू में स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाता है। And the rough endoplasmic reticulum is found in those cells. Rough endoplasmic reticulums are found in the organ of those cells which are actively involved in protein synthesis. जो प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व है उसी सेल्स में रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाता है। तो कौन कौन ऐसे सेल्स हैं जो प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व है? तो प्रोटीन सिंथेसिस में मेनली जितने भी इंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, जैसे आप ले लीजिए पेनक्रियाज, तो पेनक्रियाज एक्चुअली हेटेरोक्राइन ग्लैंड है कि सम पार्ट ऑफ द पेनक्रियाज इज एक्सोक्राइन and some part endocrine. This is islet of Langerhans part of the pancreas is endocrine part, and that part is responsible for the formation of hormone, and most of the hormones are proteinous in nature. Enzymes भी जितने होते हैं वो भी प्रोटीनस होते हैं। तो पेनक्रियाटिक सेल हो गया और अदर इंडोक्राइन ग्लैंड्स, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, ये सब में पाया जाता है रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कुछ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मॉडिफिकेशन भी देखा गया है, जैसे मसल सेल्स में जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, जैसे हम लोग जनरल सेल में सेल मेम्ब्रेन होता है, लेकिन मसल सेल्स में जो उसका कवरिंग होता है उसको बोलते हैं सार्कोलेमा बोला जाता है, सार्कोलेमा। और इसका जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है स्केलेटल मसल्स में जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसको बोलते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंड सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है कि उसके अंदर कैल्शियम आयन का डिपोजिशन होता है, और मसल कंट्रैक्शन में क्या होता है एक्टिन और मायोसिन, ये दोनों प्रोटीन है
जब दोनों अटैच करता है एक्टिन एंड मायोसिन, द फॉर्मेशन ऑफ एक्टोमायोसिन टेक्स प्लेस। और जब एक्टोमायोसिन बनता है, दिस इज द साइन और सिग्नल ऑफ द मसल कंट्रैक्शन। सो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल ड्यूरिंग मसल कंट्रैक्शन, यानी मसल कंट्रैक्शन के समय में सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल करता है। इस तरह यह है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये पूरा स्ट्रक्चर मैंने आपको बता दिया। अब हम लोगों को देखना है कि डिफरेंसेस बिटवीन द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में डिफरेंस क्या है, क्या फर्क है, तो हम लोग देखेंगे यहां। Difference between the rough endoplasmic reticulum difference between smooth endoplasmic reticulum and rough endoplasmic reticulum, है नहीं? तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डज नॉट बियर राइबोसोम। इसके आउटर सरफेस पर राइबोसोम नहीं होता है। इट बियर्स राइबोसोम ऑन इट्स आउटर सरफेस। बहुत इजी वे में डिफरेंस लिखना है। सेकेंड डिफरेंस क्या है कि इट हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ स्फेरोसोम। यह स्फेरोसोम बनाता है, स्फेरोसोम, और यह बनाता है लाइसोसोम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज रिस्पांसिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम्स बनाता है। थर्ड, जैसे लाइसोसोम से डायरेक्ट नहीं बनाता, ये बनाता है गोल्गी बॉडी। गोल्गी बॉडी से जैसे मेम्ब्रेन सिस्टम चलता है, एक का फंक्शन दूसरे से रिलेटेड है। जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज रिस्पांसिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ गोल्गी बॉडी, एंड गोल्गी बॉडी में क्या होता है कि मॉडिफिकेशन होता है प्रोटीन का, और वही प्रोटीन जब सिक्रेटरी वेसिकल बनता है तो उसी में जो गोल्जियन वैक्यूल्स, जो बड़ा वैक्यूल्स होता है, वो लाइसोसोम वहीं से बनता है। लेकिन यदि लोग देखें तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ गोल्गी बॉडी, एंड फ्रॉम द गोल्गी बॉडी द लाइसोसोम्स आर फॉर्म्ड। सो इनडायरेक्टली वी कैन से दैट द फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब है स्फेरोसोम बनाता है, इसमें पाया जाता है, इसमें आपको राइबोफोरिन्स आर एब्सेंट। इसमें एब्सेंट होता है क्योंकि जब राइबोसोम है ही नहीं तो राइबोफोरिन्स की जरूरत क्या है। इसमें राइबोफोरिन्स प्रेजेंट, नहीं। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स आर प्रेजेंट इन द पेरिफेरल पार्ट एंड इट इज अटैच्ड, प्रेजेंट इन द peripheral part of cell and attached with the cell membrane। सेल मेम्ब्रेन से यह सटा रहता है। और ये क्या है, इट इज प्लेस्ड सेंट्रली एंड अटैच्ड टू द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, है नहीं। अब है कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज फॉर्म्ड, इट इज फॉर्म्ड फ्रॉम द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स आफ्टर द डिटैचमेंट ऑफ राइबोसोम। यानी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फॉर्म्ड फ्रॉम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम थ्रू the loss of ribosome, and the rough endoplasmic reticulum is formed from the outer membrane of nuclear membrane. It helps in the formation of synthesis of lipid,
ग्लाइकोजेन, यह लिपिड बनाता है, ग्लाइकोजेन बनाता है, स्टेरॉल लाइक कोलेस्टेरॉल, एंड सम स्टेरॉइड हार्मोन्स, लाइक जितने सेक्स हार्मोन्स हैं, जैसे टेस्टोस्टेरोन हो गया, एस्ट्रोजन हो गया, प्रोजेस्टेरोन हो गया, दीज आर द स्टेरॉइड हार्मोन्स, है नहीं? तो ये सब हार्मोन्स है जिसका नेचर स्टेरॉइड होता है। तो ये सब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाता है, एंड दिस इज ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। इस तरह से इसका बहुत सारा फंक्शन है, इट प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल। अब डिफरेंसेस, इतना सारा हम लोगों ने डिफरेंसेस देखा, अब हम लोग देखेंगे बारी बारी से फंक्शन ऑफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन हम लोग तीन तरह से देखते हैं। एक पहले देखते हैं फंक्शन ऑफ स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, फंक्शन ऑफ रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और उसके बाद देखते हैं कॉमन फंक्शन ऑफ द इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो यदि देखा जाए इसका फंक्शन ऑफ स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, तो मैं आपको बता दूं कि स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम plays very important role in the formation of lipid, glycogen, or simply we can say that it plays very important role in glyconeogenesis and maintain the blood sugar homeostasis। ये ब्लड शुगर होम्योस्टेसिस को मेंटेन करता है। सेकेंड, इट हेल्प इन डिटॉक्सिफिकेशन। लीवर में क्या होता है कि जितने भी तरह का हम ड्रग्स खाते हैं, दवा खाते हैं, और जो भी मेटाबॉलिक वेस्ट होता है, जो टॉक्सिक वेस्ट होता है, उस टॉक्सिक वेस्ट को स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो वेजाइकल एक्सोसाइटिक वेजाइकल्स में उसको पैक कर देता है, और फिर वह सेल मेम्ब्रेन से बाहर जाता है, और लीवर, मेनली लीवर प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन डिटॉक्सिफिकेशंस विद द हेल्प ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और फिर वहां से उसको किडनी में भेजता है, और किडनी से एक्सक्रीटरी सिस्टम के द्वारा आउट हो जाता है। इसलिए यदि सबसे पहले कुछ डैमेज होता है तो लीवर डैमेज होता है, उसके बाद में जो है आपका डैमेज होगा तो किडनी डैमेज होगा। इसलिए दोनों बड़ा ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, और लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी, एंड इसमें रीजनरेशन पावर बहुत ज्यादा होता है, लेकिन फिर भी इसको बचा के रखने की जरूरत है। ये वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन, और इट प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन अदर सिंथेटिक प्रोसेस। तो ये हो गया आपका फंक्शन ऑफ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में इट प्लेज ओनली वन इंपॉर्टेंट रोल, दैट इज प्रोटीन सिंथेसिस। और जो कॉमन फंक्शन देखेंगे तो कॉमन फंक्शन में यह क्या करता है कि इट प्रोवाइड द साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर ऑफ द सेल्स, पूरे सेल में यह साइटोस्केलेटल बनाता है, प्रोवाइड द रिजिडिटी, एंड इट प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट। यानी सेल के अंदर, जैसे न्यूक्लियस से यहां से बाहर और फिर बाहर से अंदर मटेरियल का जो ट्रांसपोर्ट होता है, दिस इज द इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट। इट प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट में मदद करता है, एंड इट आल्सो प्लेज द रोल ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट, है ना। इस तरह का बहुत सारा ट्रांसपोर्टेशन का काम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है। एक होता है क्या कि एक, जैसे प्लांट के केस में हम लोग पढ़े थे, प्लाज्मोडिस्माटा, उसी तरह इसमें जो होता है आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में एक स्ट्रक्चर होता है। उस स्ट्रक्चर से क्या होता है, एक सेल का एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दूसरे सेल के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स को इन्फॉर्म करता है, किसी भी तरह का जो मैसेज होता है उसको इन्फॉर्म करता है। डिस्मोटिबुल्स कहा जाता है, एक स्पेशल स्ट्रक्चर है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, इट फॉर्म्स डिस्मोटिबुल्स। जैसे क्या होता है
कि प्लांट सेल में प्लाज्मोडिस्माटा होता है, उसी तरह इसमें डिस्मोटिबुल्स का फॉर्मेशन होता है. द इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ डिस्मोटिबुल्स. These dismotibules plays very important role. It provides the information to the endoplasmic reticulum of the adjacent cell. यानी एक सेल्स के इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से दूसरे एडजेसेंट सेल के इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो इंफॉर्मेशन है उसका ट्रांसमिशन इसी डिस्मोटिबुल से होता है. तो इस तरह हम लोगों ने देखा कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर ऑफ द यूकैरियोटिक सेल, और ये इसका कुछ न कुछ क्वेश्चन आपका नीट में और जनरल एग्जाम में तो आता ही है.